नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। कैसे क्या होता है। अपन ने वन शॉट वीडियो इसकी कर रखी है, सारे कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर कर रखे हैं। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर अब करेंगे अपन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिव्यू। ठीक है, एक बार अपन रीडिंग कर लेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि अपन ने सारा कुछ पढ़ रखा है, आपको भी फील आ जाए, क्योंकि एट द एंड एनसीईआरटी जो है वो ही मेन है। तो अपन ने एनसीईआरटी को एक अलग फॉर्म के अंदर, शॉर्ट फॉर्म के अंदर कर चुके हैं अपन पहले, जो वन शॉट वीडियोस के अंदर। अब इसके अंदर अपन उसको रीडिंग करके चेक कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। एज यू हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन O2 इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. Carbon dioxide CO2, which is harmful, is also released during the above catabolic reaction. It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cell have to be released out. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो अपन को चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी? सिंपल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। फूड से अपन ने फूड को कन्वर्ट कर लिया अपन ने सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड्स हो गया। ठीक है, अब इनसे अपन को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं उनसे अपन को चाहिए एनर्जी। सिंपल सब्सटेंसेस हैं उनसे चाहिए अपन को एनर्जी। सिंपल सब्सटेंसेस से अपन को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब इस एनर्जी, सिंपल सब्सटेंसेस को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है अपन को। इस कन्वर्जन के लिए अपन को क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन की अपन को जरूरत होगी, और अपन को एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा CO2। ठीक है, CO2 अपन को यहाँ से मिलता है और ऑक्सीजन इस कन्वर्जन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ कही गई है। O2 is utilized by the organism to indirectly break down the molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए क्या क्या जरूरत होगी? अपन को एनर्जी की जरूरत होगी। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि क्या है? हार्मफुल है, जो वो रिलीज होगी ड्यूरिंग द अबाउ कैटाबोलिक रिएक्शन। इस कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान वो रिलीज होगी, CO2 रिलीज हो रही है एज बाय प्रोडक्ट। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cell had to be released out। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो सेल्स को कंटिन्यूअसली अपन को प्रोवाइड करनी होगी, और जो CO2 जो सेल्स बना रही हैं, ठीक है, जो रिलीज कर रही हैं, जो CO2 जो प्रोड्यूस कर रही हैं, उस CO2 को उसको अपन को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। ठीक है, उसको बाहर निकालना होगा। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, CO2 अपनी बॉडी के अंदर बन रही है, उसको अपन एटमोस्फेयर को दे देंगे, और एटमोस्फेयर से अपन ऑक्सीजन ले लेंगे। CO2 अपन ने बाहर छोड़ी है और ऑक्सीजन अपन ने अंदर ली है, तो एक तरह से अपन ने CO2 के साथ में ऑक्सीजन का CO2 को एक्सचेंज करके अपन ने ऑक्सीजन ले ली। इस एक्सचेंज को अपन क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग बोलेंगे, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप अपनी चेस्ट पे हाथ रखो और आपको फील होगा कि आपकी चेस्ट जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रही है। सबको पता है ये ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है। The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following section। अब बात करेंगे respiratory organs की। Mechanism of breathing vary among different group of animals। अलग अलग जो group of animals हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप के क्या है? जो breathing mechanism है वो अलग अलग टाइप के हैं। Depending mainly on their habitats, उनका habitat कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। लोअर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं लाइक स्पंजेज, स्लेंड्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स। ठीक है, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, स्पंजेज हो गए, पोरीफेरा, स्लेंड्रेटा, फ्लैटवर्म्स हो गए अपने प्लेटियलमेंथिस, एक्सेट्रा। एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से क्या करेंगे? ठीक है, कि सिंपल डिफ्यूजन से क्या करेंगे? ऑक्सीजन और CO2 का क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। पूरी बॉडी जो सरफेस है उस पर होगा। अर्थवर्म्स यूज देयर मोइस्ट क्यूटिकल। जो अर्थवर्म्स हैं वो क्या क्या यूज करते हैं? मोइस्ट क्यूटिकल यूज करते हैं। एंड इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, और जो इंसेक्ट्स है उनके अंदर ट्यूब्स का नेटवर्क बना हुआ आता है, वो उनके अंदर हेल्प करता है। किसके अंदर? ब्रीदिंग के अंदर। उसको बोलेंगे अपन ट्रेकियल ट्यूब्स। टू ट्रांसपोर्ट, ट्रेकियल ट्यूब्स आपको ये कॉकरोच आप पढ़ोगे तब भी आपको मिलेगा। टू ट्रांसपोर्ट एटमोस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कोल्ड गिल्स, गिल्स के लिए ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी यूज होता है, आर यूज टू मोस्ट ऑफ द
aquatic arthropods and molluscus, whereas vascularized bags called lungs, pulmonary respiration. lungs जहाँ है pulmonary respiration, और जो गिल्स है वहां पर क्या होगा, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन. ठीक है, गिल्स किस किस के अंदर है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर. कौन से वाले, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर. ठीक है, और मोलस्कस के अंदर मिलेंगे आपको. और जो लंग्स हैं, पल्मोनरी जो रेस्पिरेशन है, आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो टेरेस्ट्रियल जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं वो यूज करेंगी क्या, लंग्स का. अमंग वर्टिब्रेट्स, फिशेस यूज गिल्स, whereas amphibians, reptiles, birds, mammals respire through lungs. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर जो फिशेस है वो क्या यूज करती हैं, गिल्स यूज करती हैं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन यूज करती हैं. और जो रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, और बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, ये क्या क्या यूज करते हैं, लंग्स यूज करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन. एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, ठीक है, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग है, कैन रेस्पायर थ्रू मोइस्ट स्किन. ठीक है, अपनी जो स्किन है, इसकी मोइस्ट स्किन जो है, फ्रॉग जो है अपनी मोइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, मोइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करता है. उस चीज को क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. फिर बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की. वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबाउट द अपर लिप्स. इट लीड्स टू ए nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into the pharynx, a portion which is common passage for food and air. ठीक है, जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है अपर लिप्स के ऊपर खुल रहे हैं, उसके बाद में क्या आएगा, नेजल चेंबर. ठीक है, नेजल चेंबर के बाद में क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा. फेरिंग्स के बाद में क्या आएगा, फेरिंग्स क्या होता है, अपन ने डाइजेशन में पढ़ रखा है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. ठीक है, फेरिंग्स के बाद में क्या आएगा, द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन. जो फेरिंग्स है वो किसके, लैरिंग्स रीजन के थ्रू ओपन होता है, किसके अंदर, ट्रेकिया के अंदर. ठीक है, फेरिंग्स के बाद में क्या आएगा, लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद में आएगा ट्रेकिया. अब जो लेरिंग्स है वो क्या होता है, इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स. लेरिंग्स जो है वो क्या है, कार्टिलेजिनस, लेरिंग्स जो है वो क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड दिस साउंड बॉक्स. जो लेरिंग्स है वो कार्टिलेजिनस बॉक्स है, कार्टिलेजेस का बना हुआ है. ठीक है, और किसके अंदर हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है, एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स. और उसको क्या बोलते हैं, लेरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं. ड्यूरिंग स्वेलोविंग, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. ठीक है, जब अपन खाना जो है वो निगलते हैं, ठीक है, जब खाना है जो अपन स्वेलोविंग करते हैं, ठीक है, उसको उस टाइम पे क्या होता है, जो इपिग्लोटिस है वो ग्लोटिस को कवर कर लेता है. इपिग्लोटिस क्या है, इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है. ठीक है, और ग्लोटिस क्या होती है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया. ठीक है, विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं. उसको कवर कर लेती है इपिग्लोटिस, ताकि खाना जो है वो लैरिंग्स के अंदर ना जा पाए. ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब. ट्रेकिया क्या है, स्ट्रेट ट्यूब है, एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी. जो मिड थोरेसिक कैविटी है वहां तक एक्सटेंड करती है, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई. ठीक है, जो अपनी जो ट्रेकिया है वो क्या है, स्ट्रेट ट्यूब है, जो कि एक्सटेंड करती है कहाँ तक, मिड थोरेसिक कैविटी तक क्या करती है, एक्सटेंड करती है. और वहां पर जाकर क्या होती है, डिवाइड होती है, कौन सी, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर. ठीक है, इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड कर जाती है. जैसे देखो ये अपना ट्रेकिया है, ठीक है, यहाँ से ये डिवाइड कर गया, यहाँ से ये क्या कर गया, डिवाइड कर गया. ये क्या है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा. ठीक है, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए. ये क्या होगी, अपनी प्राइमरी ब्रोंकाई. ये मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर अच्छे से बता रखा है. ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, अब इनके अंदर जो ब्रोंकाई है इनके अंदर रिपीटेड डिवीजन होंगे, और ये सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होंगी. रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन ए वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल. और फिर एंड कहाँ पे होती है, डिवाइड जो इनका एंडिंग कहाँ होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये डिवाइड होती है लास्ट में. द ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग. ठीक है, ट्रेकिया के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर, और इनिशियल जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है. इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का मतलब क्या है, ये क्या होती है, पूरी रिंग है. ठीक है, और ये क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होती है.
ऐसे, इससे क्या है सपोर्ट दिया जाता है इन पाइप्स को ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए। Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। ठीक है, अब जो हर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ठीक है, उससे क्या क्या बनेंगे, उससे क्या कनेक्टेड होंगे, नंबर ऑफ वेरी थिन, ठीक है, बहुत सारी थिन इरेगुलर वोल्ड, ठीक है, इरेगुलर वोल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्विलाई कनेक्टेड होंगे। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई कंप्राइज द लंग्स। ठीक है, अब जो इनका जो ब्रांचिंग नेटवर्क है, जो ब्रांचिंग नेटवर्क है किसका, ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का एंड एल्विलाई का, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं। वी हैव 2 lungs which are covered by a double layered pleura। ठीक है, अपने पास क्या है, 2 लंग्स हैं, ठीक है, which are covered by a double layered pleura, जो कि डबल लेयर की जो प्लूरा है उससे क्या है, कवर्ड है। और जो प्लूरा के अंदर क्या है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। ठीक है, अभी जो प्लूरा है उसके बीच में क्या है, देखो ये येलो कलर वाला क्या है, प्लूरल फ्लूइड है। ठीक है, और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, ब्लैक कलर में क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, और उस ब्लैक कलर के बीच में जो येलो कलर में है वो क्या है, प्लूरल फ्लूइड है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑफ लंग सरफेस। अब जो प्लूरल फ्लूइड है उसका काम क्या है, वो जो लंग सरफेस का जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देता है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। ठीक है, जो आउटर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में होगी, थोरेसिक लाइनिंग के कॉन्टैक्ट में होगी। ठीक है, थोरेसिक लाइनिंग के कॉन्टैक्ट में होगी। और जो जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में होगी, लंग सरफेस के क्लोज कॉन्टैक्ट में होगी। ठीक है, द पार्ट starting with the external nostril up to terminal bronchiole constitute the conducting part। ठीक है, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory exchange part of the respiratory system। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स के अंदर अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड कर लिया। एक तो अपन ने डिवाइड कर लिया उसको कंडक्टिंग पार्ट के अंदर, और एक अपन ने डिवाइड कर लिया उसको एक्सचेंज पार्ट के अंदर। अब कंडक्टिंग पार्ट के अंदर कौन कौन से आएंगे, नोस्ट्रिल से लेकर जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं, जहां से स्टार्ट हुआ है अपना सिस्टम, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या है, कनेक्टिंग पार्ट है। और एल्विलाई और एल्विलर डक्ट्स क्या है, एक्सचेंजिंग पार्ट है या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट है ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्विलाई, clears it from foreign particles, humidifies and also brings air to the body temperature। Exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air। ठीक है, जो कंडक्टिंग पार्ट है उसका काम क्या है, वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्विलाई तक। ठीक है, और उसके दौरान जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसमें और क्या काम कर रहा है वो, और क्या करेगा, जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनको क्लियर करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा एयर को। ठीक है, और जो एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको स्विच करेगा। मतलब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर का बॉडी टेम्परेचर कम है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कम ज़्यादा करेगा, मतलब इक्वल लाएगा बॉडी टेम्परेचर के, मेंटेन करेगा टेम्परेचर को। एक्सचेंज जो पार्ट है वो क्या है, एक्चुअल साइट है जहाँ पर डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर और ब्लड के बीच में। ठीक है, अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि पहले आप वो जो 1 शॉट वीडियो है वो देखना, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखना, आपका चैप्टर एकदम टिप्स पर होगा, क्लियर हो जाएगा। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चेंबर विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चेंबर। ठीक है, जो लंग्स अपने वो सिचुएटेड कहाँ होते हैं, थोरेसिक चेंबर के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, और जो थोरेसिक चेंबर है वो एनाटोमिकली क्या है, एयर टाइट चेंबर है। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by sternum, laterally by ribs and on the lower side by dome-shaped diaphragm। ठीक है, जो अपना thoracic chamber है वो बना हुआ कैसा है, पीछे की साइड में जो डोर्सल जो साइड है वहाँ पर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। जो वेंट्रल साइड है वहाँ पर क्या है, स्टर्नम है। ठीक है, और जो लेटरल साइड है वहाँ पर क्या है, रिब्स प्रेजेंट है। ठीक है, रिब्स प्रेजेंट है, तो क्या, और जो नीचे की साइड है, जो लोअर साइड है वहाँ पर क्या है, डाइफ्राम प्रेजेंट है, डोम शेप डाइफ्राम प्रेजेंट है। तो ये पूरा सेटअप है। द एनाटोमिकल सेटअप ऑफ अ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स पल्मोनरी कैविटी। ठीक है, जो एनाटोमिकल जो सेटअप है वो कुछ इस प्रकार से है कि कोई भी चेंज होता है वॉल्यूम के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ होता है,
वो उसका जो असर है वो कहाँ दिखता है अपन को, लंग्स के अंदर, पल्मोनरी कैविटी के अंदर अपन को उसका असर दिखता है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। अपन जो पल्मोनरी वॉल्यूम है उसको डायरेक्टली अपन उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो अपन को क्या करना होगा, अपन जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर क्या करेंगे, अपन चेंजेस करेंगे, और उसके अंदर चेंजेस करेंगे तो पल्मोनरी कैविटी मतलब लंग्स के अंदर अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, कि जो ब्रीदिंग या फिर जो पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच, ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसके अंदर होता क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर को अपन अंदर लेंगे और CO2 को अपन बाहर निकालेंगे। ठीक है, जो एल्वेलर एयर है मतलब एल्वेलाई के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, जो जिसके अंदर CO2 ज़्यादा प्रेजेंट है, उसको अपन बाहर निकाल देंगे। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूजन कराएंगे किसका, O2 और CO2 का। ठीक है, CO2 को अपन ब्लड से कहाँ ले आएंगे, एल्वेलाई के अंदर ले आएंगे, और O2 को अपन एल्वेलाई से अपन ब्लड के अंदर भेज देंगे। ठीक है, अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन, बीच में क्या प्रेजेंट होगी, एल्वेलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और वहां डिफ्यूजन होगा। दूसरी स्टेप ये होगी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब जो अपन ने ऑक्सीजन भेजी है ब्लड के अंदर, और वो क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी सेल्स तक, टिश्यूज तक, और टिश्यूज से जो CO2 बन रही है वो वापस ट्रांसपोर्ट होगी लंग्स तक। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का बाय द ब्लड। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, डिफ्यूजन होगा कहाँ पर, एक डिफ्यूजन तो अपन ने एल्वेलाई पर, एल्वेलर मेम्ब्रेन के पास कर लिया, एक डिफ्यूजन कहाँ होगा, एक डिफ्यूजन होगा ब्लड और टिश्यू के बीच में। ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन अपन टिश्यूज को दे देंगे और CO2 टिश्यू से ले लेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। ये मैंने आपको बता दिया कि जो कैटाबोलिक रिएक्शन है वहाँ पर जो सेल्स हैं ऑक्सीजन का यूज़ कर लेंगी, और CO2 उनको क्या मिलेगा, एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा, उसको वो निकाल देंगी। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन अपन 14 चैप्टर है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है वो क्या है उसकी बात कर लेते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस होंगी। एक होगी इंस्पायरेशन, मतलब एयर को अपन, एटमॉस्फेरिक एयर है उसको अपन अंदर लेंगे। ठीक है, during which atmospheric air is drawn in and expiration by which the alveolar air is released out। ठीक है, और जो एक्सपायरेशन है उसके अंदर क्या होता है, by which the alveolar जो एयर है, ठीक है, वो रिलीज करते हैं, अपन बाहर निकालते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब अपन एयर को अंदर बाहर कैसे कर सकते हैं, अंदर बाहर कैसे ला सकते हैं, जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करके लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में अपन क्या करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट बनाएंगे। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे, उससे क्या होगा, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होगा। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इंस्पायरेशन कब हो सकता है, जब लंग्स के अंदर मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। ठीक है, जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा। दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में लंग्स के अंदर क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव मतलब कम प्रेशर होना चाहिए। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक्सपायरेशन कब हो सकता है, एक्सपायरेशन तब होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लंग्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में लंग्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर है तो क्या होगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल रिब्स बिटवीन रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। ठीक है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसके अंदर हेल्प कौन करता है, डायफ्राम हेल्प करेगा। ठीक है, स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, कुछ मसल्स हैं जैसे एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स वो हेल्प करती हैं। ठीक है, ये प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करने के अंदर। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको वन शॉट वीडियो के अंदर अच्छे से बता दी है कि देखो PV इक्वल्स टू क्या होता है, NRT को मान लो आप कांस्टेंट है सब कुछ,
तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, जब अपन वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो अगर हम लंग्स के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज कर दें तो उनका प्रेशर कम होगा, और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे कम आएगा तो जो एयर है वो अंदर आ जाएगी, इंस्पायरेशन हो जाएगा। कैसे होगा, जो डायफ्राम है वो कैसा होता है, डोम शेप का होता है। डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप का होता है। अगर हम इसको क्या करें, फ्लैट कर दें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके डायफ्राम को फ्लैट कर दें तो क्या होगा, जो इंक्रीज होगी, जो वॉल्यूम इंक्रीज होगी थोरेसिक चैम्बर के अंदर, वो कैसी होगी, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर, ठीक है। मान लो ये लंग्स है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसी होगी, नीचे की साइड में ही तो ये हुई है, तो इस क्या होगा, एंटीरियो, इस एक्सिस के अंदर होगी एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, इस एक्सिस पे क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड द sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis, ठीक है। अब जो इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं, आपको इतना ध्यान में रखना है, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या करेंगी, वो इंक्रीज करेंगी वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर की डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर। कैसे करेंगे, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर क्या करेंगी, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगी। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था कि थोरेसिक कैविटी के अंदर कोई भी वॉल्यूम या प्रेशर के अंदर डिफरेंस आता है तो वो चीज़ कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर। तो थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस आएगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी, पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा टू लेस देन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, ठीक है। जो कि क्या करता है, फोर्स करता है एयर को फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू लंग्स, बाहर से लंग्स के अंदर आने के लिए फोर्स करता है, दैट इज इंस्पायरेशन। और ये क्या हो गया, इंस्पायरेशन हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सपायरेशन की। इंस्पायरेशन के अंदर क्या कराया अपन ने, इंटरकोस्टल मसल्स को अपन ने कॉन्ट्रैक्ट कराया है और अपन ने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराया है। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम को अपन क्या करा देंगे, रिलैक्स करा देंगे। एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी रिलैक्स कर जाएंगी। एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, और जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो रिड्यूस होगी। एंड देयर बाई पल्मोनरी वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस होगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगी। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपायरेशन। इससे क्या होगा, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा किसके मुकाबले में, किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में, ठीक है। तो जो एयर है लंग्स के अंदर वो एक्सपेल होगी, बाहर निकल जाएगी, इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सपायरेशन। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन, ठीक है। अपने अंदर जो एब्डोमेन की जो मसल्स हैं, ठीक है, एडिशनल जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जो इंस्पायरेशन और जो एक्सपायरेशन है उसको अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी मैन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। 12 से 16 बार करेगा 1 मिनट के अंदर। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मोमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए स्पायरोमीटर विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, ठीक है। स्पायरोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताया है वो सारी चीज़ें हैं। डायफ्राम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, और जो रिब्स और जो स्टर्नम वो रेज हुए हैं क्योंकि किसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर, ठीक है। और इससे क्या हुआ है, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुई है, प्रेशर क्या डिक्रीज हुआ है तो एयर अंदर आ गई। और सेम यहाँ पर ये क्या है, एक्सपायरेशन के लिए दे रखा है, इसके अंदर क्या है, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होगा और वापस जो एयर है वो कहाँ जाएगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। डोम शेप का हुआ डायफ्राम, और जो स्टर्नम और जो रिब्स है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुई है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है और एयर बाहर निकल गई। अब बात करेंगे अपन वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की। टाइडल वॉल्यूम,
Volume of air inspired or expired during a normal respiration, it is approximately 500 ml. That is healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. तो आपको ध्यान में कितना रखना है कि जो टीवी है, जो टाइडल वॉल्यूम है, वो कितना होता है 500, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैंने वन शॉट वीडियो उसके अंदर मैंने ट्रिक्स ही बता रखी है, तो वहां से आप देख लेना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है कि कोई भी एक पर्सन है वो फोर्सिबल इंस्पायरेशन के दौरान क्या कर सकता है, जो एडिशनल वॉल्यूम जो एयर की है वो इंस्पायर कर सकता है, वो क्या होती है IRV। दिस एवरेजेज 2500 ml to 3000 ml, ठीक है। Expiratory reserve volume ERV, additional volume of air a person can expire by forcible expiration, this averages 1000 to 1100 ml, ठीक है। कितनी होती है ये 1000 से 1100 ml। बात करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम RV की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, अपने फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर दिया उसके बाद में भी एयर प्रेजेंट है अपने लंग्स के अंदर, ठीक है, एयर प्रेजेंट है अपने लंग्स के अंदर, वो क्या होती है रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। दिस एवरेजेस 1100 to 1200 ml। By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis, ठीक है। अपन इनको जो ये वॉल्यूम्स हैं इनको अपन अलग अलग तरीके से अपन क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ठीक है, और जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो कैसे होती है वो देख लेते हैं अपन कि कैसे यूज होती है, वो चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे। कैपेसिटीज की बात करेंगे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। कितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी एयर एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में। अपन ने आराम से सांस छोड़ी है, उसके बाद में एक पर्सन कितनी एयर इंस्पायर कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं अपन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कैसे निकलेगी, TV प्लस IRV, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। अपन ने नॉर्मल सांस ली है, सांस अंदर अपन ने ली है नॉर्मली, ठीक है, अपन ने कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन अब जो सांस छोड़नी है वो एकदम कितनी अपन छोड़ सकते हैं उतनी छोड़नी है, ठीक है, जितना अपन छोड़ सकते हैं फोर्स के साथ में छोड़नी है। तो इसके अंदर की क्या होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV प्लस ERV। फिर एक आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में भी अपन ने नॉर्मल सांस छोड़ी है, उसके बाद में अपन अपने जो लंग्स हैं उनके अंदर कितनी एयर रिमेनिंग है वो कितनी होती है ERV प्लस RV, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर है वाइटल कैपेसिटी VC, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। अपन ने फोर्स्ड एक्सपायरेशन किया है, उसके बाद में एक पर्सन कितनी, देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में फोर्सिबल इंस्पायरेशन करोगे वो क्या होगी, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में फोर्सिबल इंस्पायरेशन करोगे वो होगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। लेकिन अगर फोर्स एक्सपायरेशन किया है आपने, उसके बाद में आपने फोर्स्ड इंस्पायरेशन किया है, वो होती है वाइटल कैपेसिटी। इसके अंदर आ जाएगा ERV, TV, IRV, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। दिस इंक्लूड्स RV, ERV, TV एंड IRV, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, सबको जोड़ देंगे अपन, ठीक है। फिर बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है उस चीज को अपन देख लेते हैं। Alveoli are the primary sites of exchange of gases. Exchange of gases also occur between blood and tissues, ठीक है। जो एल्विलाई है वो क्या है, प्राइमरी साइट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और एक्सचेंज एक तो एल्विलाई की साइड पर होगा और दूसरा कहां पर होगा, ब्लड और टिश्यूज के बीच में होगा। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से होगा, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर होगा। Solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion, ठीक है। अब solubility gases की कैसी है, ठीक है, membrane की thickness कैसी है, वो भी इसके अंदर important factor हो जाएंगे, rate of diffusion को affect कर सकते हैं। Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure,
ठीक है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर एक पर्टिकुलर गैस जो है, इंडिविजुअल गैस है, ठीक है, उसका जो प्रेशर है वो उसको क्या बोलेंगे अपन, पार्शियल प्रेशर, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion are given in table. And in figure, the data given in the table clearly indicates the concentration gradient for oxygen and alveoli, blood and tissues. ठीक है, यहाँ पे आप देख लो जो रेस्पिरेटरी गैसेस है O2 और CO2 दो हैं। एटमॉस्फेरिक के अंदर, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका PO2 कितनी होती है 159, और एटमॉस्फेरिक के अंदर PCO2 कितनी होती है 0.3। एल्विलाई के अंदर 104 PO2 और PCO2 कितनी होती है 40। जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ब्लड कौन सा डीऑक्सीजनेटेड, उसके अंदर PO2 कितनी होती है 40 और PCO2 कितनी होती है 45। ब्लड जो है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूँ, जो PO2 कितनी होती है 95 और जो PCO2 कितनी होती है 40। टिश्यूज के अंदर PO2 40, PCO2 45। अब आगे चलते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म है। देखो यहाँ पर ये क्या अपना लंग्स है, ठीक है, एल्विलाई है, ठीक है। अब एयर अपन ने इंस्पायर करी है, ठीक है। अब जो ये जो है पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन क्या करेगी, ऑक्सीजन को लेकर जाएगी किसके पास में, किसके पास लेकर जाएगी, हार्ट, ठीक है। वहाँ से सिस्टमिक आर्टरी से एक ब्लड जाएगा, हार्ट ने पंप किया, सिस्टमिक आर्टरी के अंदर उसको भेजा ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मैंने आपको बता दिया PO2 कितना होता है 95 और PCO2 कितना होता है 40, ठीक है। अब ये गया टिश्यूज़ के पास में, बॉडी टिश्यूज़ के पास में, वहाँ से O2 टिश्यूज़ को दे दी और CO2 टिश्यू से ले ली, ठीक है। उसके बाद में ये गया कहाँ पे, सिस्टमिक वेन के थ्रू। सिस्टमिक वेन क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, इसके अंदर PO2 40 है और PCO2 45 है। अब ये हार्ट के पास में, और हार्ट ने पल्मोनरी आर्टरी के पास से भेजा और वापस लंग्स के पास में, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वन शॉट वीडियो जरूर देख लेना। सिमिलरली ए ग्रेडियंट is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissues to blood and blood to alveoli, as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2। ऑक्सीजन से CO2 की जो solubility है वो ज़्यादा होती है, 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होती है। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2। ऑक्सीजन के मुकाबले में जो डिफ्यूजन की जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिफ्यूजन है वो CO2 का वो भी ज़्यादा हो सकता है ऑक्सीजन के कंपेयर में। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, 3 मेजर लेयर से बनी हुई है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, नेमली थिन स्क्वमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई, ठीक है, थिन स्क्वमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई, स्क्वमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलर थिक वॉल, ठीक है। ये हो गई अपनी एक तो लेयर। द एंडोथीलियम ऑफ एल्विलर कैपिलरीज, जो एल्विलाई जो कैपिलरीज उसकी जो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये हो गई एक। And the basement substance composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelium cells। 3 लेयर कौन सी होगी, एक तो ये वाली लेयर होगी, ठीक है, जो एल्विलाई की है, स्क्वमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई। एक हो गई ये अपनी ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, और बीच में ये जो येलो कलर का है ये क्या होगा, बेसमेंट सब्सटेंस। तो 3 लेयर हो गई। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम इसकी थिकनेस होती है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्विलाई टू टिश्यूज एंड दैट CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्विलाई, ठीक है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो सारे किसके लिए फेवरेबल है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करेंगे अपन एल्विलाई से टिश्यूज तक, और टिश्यूज का CO2 से कराएंगे अपन, CO2 को कराएंगे अपन टिश्यूज से एल्विलाई तक, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। Blood is a medium of transport for oxygen and CO2। About 97% of oxygen is transported by RBC in blood, ठीक है। ब्लड जो है वो मीडियम है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय आरबीसी इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट है उससे होती है। द रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरीड इन ए डिजोल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, ठीक है। जो रिमेनिंग जो 3% है, ठीक है, 97 तो आरबीसी से होगी, जो रिमेनिंग जो 3% है ऑक्सीजन है वो कैरी कौन करता है, इन ए डिजोल्व्ड स्टेट, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व्ड स्टेट के अंदर वो कैरी करी जाती है, ठीक है। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, whereas 70% of it is carried as bicarbonate। About 10% of CO2 is carried in a dissolved state through plasma, ठीक है। जो
20 से 25% जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी के थ्रू, 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है, और जो 7% है वो जाती है CO2 जो जाती है वो जाती है डिजोल्व स्टेट इन थ्रू प्लाज्मा, ठीक है, 7% प्लाज्मा के थ्रू जाती है। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, सबको पता है ये बात, प्रेजेंट इन द आरबीसी, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। O2 जो है वो किसके साथ बाइंड करेगी, आरबीसी के साथ बाइंड कर सकती है रिवर्सिबल मैनर के अंदर। रिवर्सिबल मैनर का मतलब होता है कि वो टूट भी सकता है, वापस टूट भी सकते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मोलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है। एक जो हीमोग्लोबिन का जो मोलिक्यूल है वो कितने ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 4 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के। एक मोलिक्यूल 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मोलिक्यूल्स ऑफ O2। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। जो बाइंडिंग है किसकी, ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ में किस पे डिपेंड करेगी, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर, हाइड्रोजन आयन पर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है, आर दी अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग, ठीक है। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2, ठीक है। अपन को क्या मिलेगा जब हम PO2 के अगेंस्ट क्या करते हैं, जो अपन क्या करते हैं PO2 के अगेंस्ट अपन क्या करते हैं, जो सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है उसके अगेंस्ट अपन कर्व निकालेंगे तो क्या आएगा, सिग्मोइड कर्व अपन को मिलेगा। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इस कर्व को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2 H+ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है। अभी किस काम आता है, अपन PCO2 की कंसंट्रेशन H+ कंसंट्रेशन इसको अपन स्टडी करने के लिए काम आता है। ऑन बाइंडिंग O2 विद हीमोग्लोबिन इन द एल्विलाई वेयर देयर इज हाई PO2, एल्विलाई के अंदर PO2 हाई है, लो PCO2 है, लेसर H+ कंसंट्रेशन है, मतलब H+ कंसंट्रेशन भी कम है और टेम्परेचर भी कम है। तो ये जो सारे फैक्टर हैं किसके लिए फेवरेबल है, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के साथ में ये फेवरेबल हैं सारे के सारे फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वेयर एज इन द टिश्यूज में क्या होगा, लो PO2 होगी, हाई PCO2 होगी, हायर H+ कंसंट्रेशन होगी और हायर टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये सारी कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है, फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के लिए सारे क्या है, फेवरेबल है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोशिएट एट द टिश्यूज, ठीक है। इससे अपन को क्या पता चलता है कि जो लंग सरफेस है वहां पर ऑक्सीजन बाइंड करती है ब्लड के साथ में और टिश्यूज के पास जाकर क्या करती है, डिसोशिएट हो जाती है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितना डिलीवर करेगा ऑक्सीजन, 5 ml। ध्यान में रखना कि 100 ml जो ब्लड है वो 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यूज तक अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। एक मोलिक्यूल हीमोग्लोबिन का 4 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है और 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो 5 ml ऑक्सीजन लेके जा सकता है टिश्यूज तक। फिर बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इज कैरीड बाई हीमोग्लोबिन as carb amino hemoglobin about 20 to 25%. This binding is related to the partial pressure of CO2. PO2 is a major factor which could affect the binding when PCO2 is high and PO2 is low, as in the tissues. More binding of carbon dioxide occurs, whereas when the PCO2 is low and PO2 is high, as in the alveoli, dissociation of CO2 from carb amino hemoglobin takes place. That is CO2 which is bound to hemoglobin from the tissues is delivered at the alveoli, ठीक है। टिश्यूज पर क्या है, PCO2 हाई है, ठीक है, PO2 कम है, तो वहां पर जो CO2 है वो बाइंड कर जाएगी, किसके साथ में बाइंड करेगी, वो बाइंड कर जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ में, ब्लड के साथ में, और वहां पर जो एल्वेलाई है वहां पर क्या है, जो PO2 है वो हाई है, PCO2 कम है, तो वहां पर डिसोशिएट हो जाएगी। RBCs कंटेन ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, आरबीसीज के अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं हाई कंसंट्रेशन के अंदर, कौन से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज,
कार्बोनिक अनहाइड्रेज प्रेजेंट है, एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम एज इन प्रेजेंट इन प्लाज्मा 2, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर भी कम क्वांटिटी के अंदर कार्बोनिक अनहाइड्रेज प्रेजेंट है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये रिएक्शन करवाता है। एट द टिश्यू साइड पर क्या होगा, वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, जहां पर पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई है, ड्यू टू कैटाबोलिज्म के कारण CO2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, जो CO2 है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज करेगी RBC एंड प्लाज्मा, एंड फॉर्म HCO3 नेगेटिव, और क्या बनाएगी, HCO3 नेगेटिव बनाएगी एंड H+, ठीक है, ये बनाएगी। एट द एल्विलर साइट वेयर PCO2 इज लो, जहां पर PCO2 कम है, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करेगी, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, ठीक है। ये कहां पर होगा, एल्विलाई पर। दस द CO2 इज ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्विलाई एंड इज रिलीज्ड आउट टू as CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli. ये कहां पर हो रहा है, एल्विलाई पर, और ये कहां पर हो रहा है, टिश्यूज, ठीक है। और एवरी 100 ml ऑफ, और 100 ml डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, 4 ml, ध्यान में रखना, 4 ml, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 5 ml O2 लेके जाता है, और जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 4 ml CO2 लेके आता है, ठीक है, एल्विलाई तक। अब बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। ह्यूमन बींग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम्स टू शूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज, ठीक है। अपने अंदर एबिलिटी है, ह्यूमंस के अंदर एबिलिटी होती है कि वो मेंटेन कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी रिदम्स को, ठीक है, क्योंकि जो बॉडी की जो डिमांड्स हैं उसको वो शूट करे, मेंटेन करे। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम से हो सकता है। ए स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन का जो मेडुला रीजन है वहां पर एक स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट है, कोल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, is primarily responsible for this regulation. Another center present in the pons region, एक और सेंटर प्रेजेंट होता है pons region के अंदर ऑफ द ब्रेन, called pneumotaxic center, और इसको क्या बोलेंगे अपन, pneumotaxic center, can moderate the functions of the respiratory rhythm center। और जो न्यूमोटैक्सिक जो सेंटर है वो क्या करेगा, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसके जो फंक्शंस हैं उसको मॉडरेट करेगा। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, और वहां से जो न्यूरल सिग्नल आएंगे वो क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे क्या, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन की जो ड्यूरेशन है उसको कम कर देंगे, देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, और रेस्पिरेटरी जो रेट है उसको अल्टर करेंगे। एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट है, सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर के आसपास ही एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट है, इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। CO2 और हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन है उस पर वो क्या कहते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं। इंक्रीज इन दी सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। अब जैसे ही CO2 और H+ आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी तो ये जो सेंटर वो एक्टिवेट हो जाएगा, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर। अब ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ये किसको पास भेजेगा, रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, और जो ज़रूरत के जो भी एडजस्टमेंट है इनको बाहर करने के लिए, ठीक है, मेंटेन करने के लिए वो सारे काम कराए जाएंगे। in the respiratory process by which these substances can be eliminated. Receptors associated with the aortic arc and carotid artery also can recognize changes into CO2 and H+ concentration and send necessary signals to the rhythm center for the remedial action। ठीक है, aortic arc और carotid artery के अंदर भी receptors present है जो कि CO2 और H+ आयन की जो concentration है उसको recognize करते हैं, ठीक है, और जैसे ही मतलब कम ज़्यादा होती है तो उसको मतलब नेसेसरी जो सिग्नल्स हैं वो भेजे जाते हैं किसको, रिदम सेंटर को, और वो क्या करता है, जो भी एक्शन लेने हैं वो लेता है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसकी रेगुलेशन के अंदर जो ऑक्सीजन का जो रोल है वो बहुत कम है, ज़्यादा रोल किसका है, CO2 का और H+ कंसंट्रेशन का। फिर बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कोजिंग विजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अस्थमा क्या होता है, ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है, विजिंग होगी, किसके अंदर, इन्फ्लामेशन कहाँ होगा, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, विजिंग होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, ये क्या होगा, अस्थमा। एम्फाइसेमा की बात करेंगे। एम्फाइसेमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्विलर वॉल्स आर डैमेज्ड। एम्फाइसेमा के अंदर क्या होगा, जो एल्विलर जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ड्यू टू विच
रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, और उसके कारण क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग, और इसका जो मेजर कॉज है वो क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। फिर बात करेंगे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है, दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कॉप विद द सिचुएशन, कि अपनी जो बॉडी है उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो पूरी तरह उससे लड़ नहीं पाता, ठीक है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन, अगर हम मतलब बहुत टाइम तक उसी एसिड इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे तो इन्फ्लामेशन होगा, लीडिंग टू फाइब्रोसिस, और क्या होगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। फाइब्रोसिस क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, और क्या होगा, जो लंग डैमेज है वो हो जाएगा सीरियस लंग डैमेज। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर जो काम कर रहे हैं जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क यूज़ करना चाहिए। ये अपना एनसीईआरटी रिव्यू कंप्लीट हो गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ठीक है। आपको नोट्स जो है उसके मिल जाएंगे, आपको वन शॉट वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक आ रहा होगा, इंस्टा का लिंक आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, इंस्टा पर फॉलो कर लेना, बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।